आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान डैश होता है। आपका ऑप्शन है कि ठोस की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकता है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है घटता है और चौथा ऑप्शन है आपका परिवर्तित नहीं होता है। तो मेरे मित्र दो चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। पहला क्या कि ठोस को जब गर्म किया जाता है, ठोस को जब गर्म किया जाता है, ठोस को जब गर्म किया जाता है तो तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। तापमान क्या होता है सर? बढ़ता है। और जब ठोस को पिघलाया जाता है, ठोस को पिघलाया जाता है, ठोस को पिघलाया जाता है तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, कोई चेंज नहीं होता है। आप ये भी लिख सकते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो तापमान क्या होता है, तो आप कहेंगे सर तापमान बढ़ता है। जब किसी ठोस को पिघलाया जाता है तो तापमान में क्या होता है सर? कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो आप सबों को मालूम है कि ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत ही मजबूत आकर्षण बल से बंधे हुए रहते हैं। तो जैसे ही आप ठोस को गर्म होने के बाद एक्स्ट्रा अमाउंट में हीट एनर्जी देते हो तो वो सारी हीट एनर्जी इसी अंतराण्विक आकर्षण बल को तोड़ने में लग जाता है ताकि ठोस आपका पिघल के द्रव अवस्था में आ जाए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ठोस को जब पिघलाया जाता है तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस हिसाब से आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि सर हमसे पूछा जा रहा है कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है और आपने लिखा है कि ठोस को जब पिघलाया जाएगा तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान सा सवाल। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है तो किए गए कार्य की गणना करें। जब आप लोग मॉल जाते होंगे तो अपने सामान को कैरी करने के लिए आपको एक ट्रॉली मिलता है मॉल के बाहर। आप उसमें सामान लेते जाते हो और फिर जाते हो काउंटर पे बिलिंग करवाने के लिए। तो उसी ट्रॉली की बात किया जा रहा है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मॉल में कोई व्यक्ति है जो 50 न्यूटन का बल लगा रहा है उस ट्रॉली पे और जिसके चलते वो ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित हो जा रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है किया गया कार्य कितना होगा? आप सभी मुंह जबानी बना देंगे सर 1500 जूल होगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो समझिएगा थोड़ा सा कि आप लोग कार्य का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं। तो आप कहते हैं सर बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, या इंग्लिश में हम लोग W = क्या लिखते हैं? FS लिखते हैं। भाई मेरे आपका क्वेश्चन में फोर्स कितना लग रहा है ट्रॉली पे? 50 न्यूटन और विस्थापन कितना हो रहा है सर? मतलब क्या कि 50 न्यूटन के बल को लगाने पर ट्रॉली कितना मीटर विस्थापित हो रही है? 30 मीटर विस्थापित हो रही है। तो भैया विस्थापन आपका 30 मीटर हो गया, बल आपका 50 है और विस्थापन आपका 30 है। दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा आंसर? आप ना कहिएगा सर 1500 जूल आ जाएगा। तो इन सब टाइप के क्वेश्चन को इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फार्मूला मालूम है तो आप मुँह ज़बानी अपने माइंड में सॉल्व कीजिए और आंसर को टिक कीजिए, आपका समय बचेगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई आपका उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या वाले ग्रह पथ में घूम रहा है। तो आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। मान लीजिए कि ये आपका क्या है? पृथ्वी है। ये आपका क्या है सर? अर्थ है। और इसी अर्थ के चारों ओर वृत्ताकार पथ में, यानी कि जिसको हम लोग ग्रह पथ बोलते हैं, उसमें आपका कोई उपग्रह जो है वो घूम रहा है। ये मान लीजिए कि आपका उपग्रह है, सैटेलाइट है, वो घूम रहा है और इस ग्रह पथ की त्रिज्या क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? तो सर 40,000 किलोमीटर दिया हुआ है। अब इसी 40,000 किलोमीटर ग्रह पथ में ये आपका उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। जैसा आप ये बताओ कि ये उपग्रह एक कंप्लीट चक्कर पृथ्वी का कैसे लगाएगा? तो आप कहेंगे सर ये यहाँ से चलेगा और फिर से यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये पूरा एक चक्कर लगा लेगा। अगर दूसरा चक्कर लगाना होगा तो सर ये फिर से यहाँ से चलेगा और फिर से यहाँ पे
पहुंच जाएगा, तो हम कहेंगे दूसरा चक्कर लगा लिया। मेरे मित्र ये उपग्रह का क्या है, तो आप सभी कहेंगे सर ये प्रारंभिक बिंदु है। ये क्या है, प्रारंभिक बिंदु है। मतलब क्या कि उपग्रह प्रारंभिक बिंदु से चल रहा है और फिर से पृथ्वी के चारों ओर घूम करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर ही पहुंच जा रहा है। तो जरा सा ये बताओ कि उपग्रह का विस्थापन कितना होगा, इस उपग्रह का विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं सर, जब भी कोई वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति से चलती है और पुनः अपने प्रारंभिक स्थिति पर ही पहुंच जाती है तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन तो सर जीरो होता है। मतलब कि ये उपग्रह यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और फिर से ये यहीं पे पहुंच जाता है, तो उपग्रह का विस्थापन कितना हो गया सर, जीरो हो गया। मेरे भाई आपसे पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा इस पे किया गया कार्य कितना होगा जब ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या वाले ग्रह पथ में घूमेगा। तो आप सभी कहेंगे कि सर W इक्वल्स टू तो FS होता है, W इक्वल्स टू क्या होता है, FS होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि सर ये उपग्रह जो है ये प्रारंभिक बिंदु से चल रही है और एक पूरा चक्कर लगा करके फिर से अपने प्रारंभिक बिंदु पे आ जा रही है, इसीलिए टोटल विस्थापन कितना कवर कर रही है सर, जीरो। तो हम यहाँ पे लिखे हैं W इक्वल्स टू FS, तो F गुना जीरो। आप बताओ कि आपका कार्य कितना होगा। आप सभी कहेंगे सर 0 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 0 जूल हो जाएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन में कंसेप्ट के अलावा कहीं पे आपको कैलकुलेशन दिख रहा है, आप कहेंगे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप हमेशा ध्यान में रखना कि उपग्रह की विस्थापन क्या होती है सर, जीरो होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब वो एक पूरा चक्कर लगाता है तो अपने प्रारंभिक बिंदु से चलता है और फिर से वहीं पे पहुंच जाता है, तभी हम कहते हैं कि वो एक पूरा चक्कर लगाया। और आपको मालूम है कि प्रारंभिक बिंदु से कोई अगर चले और फिर से वो प्रारंभिक बिंदु पर ही पहुंच जाए तो उसके द्वारा तय की गई विस्थापन क्या होती है सर, जीरो होती है। तो आप बताओ कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। आप सभी कहेंगे सर 0 जूल हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये उपग्रह जिस वेग से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये उपग्रह जिस वेग से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर उसको हम लोग उपग्रह का कक्षीय वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कक्षीय वेग बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। और आपके एग्जाम में कभी कभी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है और आप लोग अकबकाना शुरू हो जाते हैं कि भाई ऑर्बिटल वेलोसिटी तो एक नया चिड़िया का नाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जब ये उपग्रह इस वृत्ताकार मार्ग में घूमेगा तो जाहिर सी बात है कि जब ये वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है तो अपने वेग को यानी कि अपने कक्षीय वेग को संतुलित रखने के लिए ये केंद्र की ओर एक बल लगा रहा होगा। सर उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वृत्त पर अगर कोई वस्तु घूम रही है या वृत्ताकार मार्ग पर अगर कोई वस्तु चल रही है तो उस वस्तु के द्वारा कि वृत्त के केंद्र की ओर एक बल लगाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि उपग्रह का जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। आप हमेशा इस चीज को नोट डाउन करके रखेंगे कि उपग्रह का जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। तो आप कहेंगे सर कक्षीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो मेरे मित्र कक्षीय वेग को हम लोग VO से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप अभी कह रहे हैं कि उपग्रह का अभिकेंद्रीय बल यानी कि mVO² ये हो गया उपग्रह का अभिकेंद्रीय बल। ये किसके बराबर है, तो सर Gm1 × m2/r² के बराबर है। यानी कि उपग्रह का जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। आप देखो ये r से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये m से आपका ये m कैंसिल हो जाएगा। आप VO² इक्वल टू क्या लिखोगे, तो सर Gm1/r लिखोगे। और आप इसी को क्या कहते हो सर कि VO इक्वल टू हो जाएगा सर √Gm बटा ये जो आपका r है इसको हम लोग RE यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या बोल देते हैं। तो आपके उपग्रह के कक्षीय वेग के लिए यही फार्मूला होता है √Gme/RE। आपकी पृथ्वी के कक्षीय वेग का यही फार्मूला होता है √Gm/RE। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। अब अगर कक्षीय वेग पूछे तो आप ये फार्मूला से आराम से निकाल लीजिएगा, या आपसे किया गया कार्य पूछे तो आप कहेंगे सर 0 होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। आपका ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, इलेक्ट्रोमीटर और चौथा ऑप्शन है आपका ओडोमीटर। क्या होगा इसका आंसर,
तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सर आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उस वस्तु के भार में आभासी कमी प्रतीत होती है और ये आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब भी किसी वस्तु को द्रव में डुबोई जाती है तो उस वस्तु के भार में आभासी कमी होती है और ये जो आभासी कमी होती है वो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ऐसा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। इसका मतलब जो द्रव में नहीं डूबेगा वो आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं होगा और जो द्रव में डूब जाएगा वो आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित होगा। डूबने का मतलब पूर्णतः या आंशिक रूप से, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। आप ये मत समझ लेना कि पूरे तरह से डूबेगा तभी आर्किमिडीज के सिद्धांत को फॉलो करेगा। अगर पूरा डूब रहा है तो भी आर्किमिडीज के सिद्धांत को फॉलो करेगा और थोड़ा सा डूब रहा है तो भी आर्किमिडीज के सिद्धांत को फॉलो करेगा। तो आप कहेंगे सर कि हमारा जो हाइड्रोमीटर है सर, जो हाइड्रोमीटर है ये तो सर द्रव की आपेक्षिक घनत्व को मापता है। हाइड्रोमीटर द्रव की आपेक्षिक घनत्व को मापता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये द्रव में इसको डुबोया जाता है तभी ये आपेक्षिक घनत्व को बताएगा। ऑब्वियसली सर, तो हाइड्रोमीटर तो आपका आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम करता है सर। नेक्स्ट है आपके ऑप्शन में पनडुब्बी। नेक्स्ट क्या है आपके ऑप्शन में? पनडुब्बी। आप सभी कहते हो कि सर पनडुब्बी जो है वो लाइफ बेल्ट के नाम से भी जानी जाती है और पनडुब्बी का तो काम ही है, ये कहाँ रहेगा सर? पानी में रहेगा। और नेक्स्ट है आपका लैक्टोमीटर। तो मेरे मित्र आप सभी कहते हो कि लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापती है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि द्रव के आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो आप कहेंगे हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो सर लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। किस चीज़ के लिए? दूध की शुद्धता मापने के लिए। तो जरा सा आप ये बताओ कि आपका लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर और पनडुब्बी ये कहीं ना कहीं द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबी हुई रहती है। तो सर ये तीनों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करती है, ये तीनों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है। जबकि आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है ओडोमीटर, सर आप कहेंगे सर ये तो एक डिवाइस है जो गाड़ी के द्वारा तय की गई कुल दूरी को बताता है। आप पढ़ते हैं ना सर कि आपके बाइक में दो चीज़ होता है, पहला होता है ओडोमीटर जो गाड़ी के द्वारा चली गई कुल दूरी को बताता है और दूसरा होता है सर स्पीडोमीटर। दूसरा क्या होता है सर? स्पीडोमीटर जो गाड़ी के तात्क्षणिक चाल को बताता है, जो गाड़ी के तात्क्षणिक चाल को यानी कि इंस्टेनियस स्पीड को बताता है। तो आप कहेंगे सर हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ओडोमीटर जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। क्यों? क्योंकि ओडोमीटर एक डिवाइस है जो किसी भी व्हीकल्स के द्वारा, किसी भी गाड़ी के द्वारा चली गई कुल दूरी को बताता है। बाकी के लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर और पनडुब्बी ये तीनों द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए रहते हैं, इसीलिए ये तीनों आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करते हैं, जबकि ओडोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये सारे आपका एक क्वेश्चन ही है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पीडोमीटर के द्वारा गाड़ी की क्या मापी जाती है, तो आप कहेंगे तात्क्षणिक स्पीड यानी कि इंस्टेनियस चाल मापी जाती है। ओडोमीटर द्वारा गाड़ी की क्या मापी जाती है, तो कुल दूरी मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, किसका? द्रव का। लैक्टोमीटर से सर दूध की शुद्धता मापा जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है। मेरे मित्र आप सभी को मालूम होना चाहिए कि प्रकृति में सिर्फ और सिर्फ बल है जो कभी अकेला नहीं होता है। आप कहेंगे सर क्यों नहीं होता है? तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि बल आपका तभी उत्पन्न होगा जब दो वस्तु एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पे ऐसे ऐसे हाथ कर रहा हूँ, तो क्या यहाँ पे कहीं पे कोई बल लग रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अगर मैं इसी हाथ को बोर्ड पे ठोकूं तो आप क्या कहेंगे? सर बोर्ड पे बल लग रहा है। तो हमेशा याद रखेंगे कि बल आपका तभी उत्पन्न होगा जब दो वस्तु एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा। अगर दो वस्तु एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ रहा है, तो कोई बल वहाँ पे उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता, तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जड़त्व।
तो आप सभी को मालूम है कि जड़त्व किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। और संवेग तो आप सभी समझ रहे हैं, वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और फार्मूला P = हम लोग mv लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका वेग, विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं सर, वेग कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान डैश है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान डैश है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान पूछा जा रहा है। आप कैसे बनाएंगे सर? तो हमेशा ध्यान में रखेंगे क्या कि ऑक्सीजन के O2 के एक मोल अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो आप कहेंगे सर जितना ऑक्सीजन का अनुभार होगा उतना ही ऑक्सीजन के एक मोल अणु का द्रव्यमान होगा। तो भाई मेरे O2 है यहाँ पे, तो आप सबों को मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना, 16। यहाँ पे कितना परमाणु है, 2, तो ये कितना हो गया सर, 32। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि ऑक्सीजन की एक मोल अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो इसके अनुभार के बराबर होगा। अनुभार कितना निकाले, 32, तो ये हो गया आपका 32 ग्राम। इतना तो आप सभी जानते होंगे कि ऑक्सीजन की एक मोल अणु का द्रव्यमान कितना होता है, 32 ग्राम। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन की एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो मेरे भाई आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी तत्व या आपका यौगिक है उसके एक मोल में टोटल परमाणु या अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो सर 6.022 × 10⁻23 इतना ही परमाणु अणु या आयन होता है। आप यहाँ पे ऑक्सीजन के एक मोल अणु की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के एक मोल में कितने अणु होंगे, तो सर 6.022 × 10⁻23। तो क्या हम ये लिख सकते हैं सर कि 6.022 × 10⁻23 = 32 ग्राम। मतलब क्या कि ऑक्सीजन के एक मोल अणु का द्रव्यमान 32 ग्राम। चूंकि एक मोल में इतने अणु होते हैं 6.022 × 10⁻23, तो इतने अणु का द्रव्यमान कितना होगा, 32 ग्राम। आपसे पूछा जा रहा है एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो भाई एक अणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, जब टोटल का है 32 ग्राम तो एक का हो जाएगा सर 32/6.022 × 10⁻23। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 5 30 और 6 3 18, ये आपका लगभग में कितना आएगा, तो सर 5.3 और यही 10⁻23 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻−23। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बस उसी का मैंने जवाब दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना है, तो मेरे भाई आप ये बताओ कि ऑक्सीजन के एक मोल अणु का कितना द्रव्यमान होता है, 32 ग्राम। अच्छा ऑक्सीजन के एक मोल में टोटल अणु कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर 6.022 × 10⁻23। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि 6.022 × 10⁻23 अणु का द्रव्यमान 32 ग्राम है, और आपसे पूछा जा रहा है एक अणु का, तो 32 बटा इतना नहीं हो जाएगा। एक और खास बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका 6.022 × 10⁻23 है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं सर, एवोगाड्रो कांस्टेंट, एवोगाड्रो नियतांक। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से एवोगाड्रो नियतांक है, तो आप क्या कहेंगे 6.022 × 10⁻23 क्या है आपका एवोगाड्रो नियतांक है, एवोगाड्रो कांस्टेंट है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। आपका पहला ऑप्शन है तांबा, तो तांबा का ये होता है Cu, कार्बन का C होता है, क्लोरीन सर Cl और कैल्शियम Ca। आप देख रहे हैं कि कार्बन में क्या है सर, सिर्फ एक ही अक्षर है, तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो आप तत्व का सिंबल देख रहे हैं, इसको हम लोग तत्व का आधुनिक प्रतीक बोलते हैं, मॉडर्न सिंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधुनिक प्रतीक बोलते हैं। और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आधुनिक प्रतीक के जनक कौन थे, तो जे बर्जीलियस। कौन थे सर, जे बर्जीलियस। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि तत्वों के आधुनिक सिंबल के जनक कौन है, जे बर्जीलियस हैं।
तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इजी सा सवाल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका प्रोटॉन। दो कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा इन सब टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। पहला चीज़ क्या, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परमाणु क्रमांक, तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सर परमाणु क्रमांक को ही हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या भी कहते हैं। और परमाणु संख्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या कहते हैं इसके बारे में, तो कहते हैं सर किसी तत्व के नाभिक में जितना प्रोटॉन उपस्थित होता है वही उस तत्व की क्या कहलाती है सर, परमाणु संख्या कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जेड इक्वल टू आप प्रोटॉन की संख्या लिख सकते हैं। जेड इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या लिख सकते हैं। मेरे मित्र आप ये भी कहते हैं कि सर किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं कि परमाणु इलेक्ट्रिकली विद्युतता क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर क्या हम लोग Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं और जितना प्रोटॉन होगा उसमें उतना ही क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब बात कर लेते हैं सर परमाणु द्रव्यमान की। किसकी बात कर लेते हैं, परमाणु द्रव्यमान की। परमाणु द्रव्यमान को A से रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग कहते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है वही उस तत्व की क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ध्यान में रखिएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को हम लोग न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से न्यूक्लियॉन कहलाता है, तो आप कहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग क्या कहलाता है, न्यूक्लियॉन कहलाता है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप कंफ्यूज करेंगे क्योंकि आप कह रहे हैं कि Z इक्वल टू P इक्वल्स टू E। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को टिक कर दिए होंगे, गलत हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है। भाई मेरे, आपका ये परमाणु है और ये परमाणु का नाभिक है। आप सबों को मालूम है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है सर, कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है सर, कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। और आप किसी तत्व की परमाणु संख्या के बारे में क्या कहते हो, तो आप कहते हो सर उस तत्व के नाभिक में जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है, उस तत्व के नाभिक में जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उसी को हम लोग उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परमाणु के नाभिक में किस चीज की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं, तो आप कहेंगे प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर हमारे ऑप्शन डी में प्रोटॉन दिया हुआ है। और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर भी क्या है सर, ऑप्शन नंबर डी ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आप सभी कहेंगे सर विद्युत अपघटन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग पानी को एक बीकर में रख करके इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, इसे क्या करते हैं सर, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो जो आपका H2O है ये H प्लस आयन और O2 माइनस आयन में क्या होती है सर, टूट जाती है। H प्लस आयन और O2 माइनस आयन में टूट जाती है। तो आप कह रहे हैं कि सर यहाँ पे जब इस जल से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जा रही है तब इस तरह की घटना हो रही है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, विद्युत अपघटन कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पानी से जब भी हमको हाइड्रोजन प्राप्त करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो पानी का विद्युत अपघटन करेंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पे क्या दिया हुआ है, विद्युत विघटन। तो
तो वैद्युत अपघटन और विघटन दोनों एक ही बात है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑस्मोसिस, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। और आप सभी को मालूम है कि जब आपका पानी महीन छिद्रों से धीरे धीरे पास करता है तब इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण, ऑस्मोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ओजोनीकरण। तो मेरे मित्र, जब आप पानी में क्या करते हो, उसके कीटाणु को मारने के लिए ओजोन गैस प्रवाहित करते हो तो हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे ओजोनीकरण हो रहा है। और नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन। तो आप सभी समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन आपका क्या है, तत्व है। बस एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपको सिर्फ O लिखा हुआ मिले तो समझ जाइएगा कि ये ऑक्सीजन का तत्व है, लेकिन अगर O2 लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाइएगा ये ऑक्सीजन का क्या है, अणु है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। आपका ऑप्शन है प्लूटोनियम, टाइटेनियम, यूरेनियम और थोरियम। क्या होगा इसका सही आंसर? आप सभी कहेंगे सर टाइटेनियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका टाइटेनियम है सर, ये जो आपका टाइटेनियम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप कहेंगे 2000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस। और ये टाइटेनियम आपका संक्रमण तत्व है। कौन सा है सर? संक्रमण धातु है। और ये आपके आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? डी ब्लॉक में पाया जाता है। और इसका उपयोग लौह और अलोह धातु के, लौह और अलोह धातु के संशोधन में किया जाता है। लौह और अलोह धातु के संशोधन में किया जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा क्या कि टाइटेनियम का मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका उपयोग लौह और अलोह धातु के संशोधन में किया जाता है। ये संक्रमण धातु है और ये किस ब्लॉक में पाए जाएंगे आवर्त सारणी में? तो सर डी ब्लॉक में पाए जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। अब इससे संबंधित कोई भी सवाल आपको कहीं भी मिलेगा उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। और उम्मीद ये भी करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।